नॉवल नेम है आइस एंड फायर, राइटर है तान्या ताहिर। तो ये हमने यहाँ पे अपना एंड किया था पार्ट 4 में। तो हम उसको वहीं से कंटिन्यू करें जहाँ पर पर्ल आगे भाग रही थी और जैक उसके पीछे था। प्लीज़ माही मुझे बचाएं इनसे, पर्ल फूलती फूलती सांसों में माही से मदद तलब करने लगी। जैक तुम्हें तमीज़ है, मेरे कमरे में तो इस तरह नहीं आ सकते। माही ने गुस्से से जैक को देखा। शट अप, जैक की दार कमरे में गूंजी। उसको वापस करो, उसके टुकड़े करके अपने पालतू जानवर को खिला दूंगा आज मैं, जैक चीखा। माही ने पर्ल को अपने पीछे छुपा लिया। वो जानती थी जैक बेहद गुस्से में भी उसके साथ लिमिट्स क्रॉस नहीं करेगा। गेट आउट जैक, माही ने गुस्से से सख्ती से कहा। जैक ने उसे खा जाने वाली नजरों से देखा। वाई यू ऑलवेज डू डैट टू मी, जैक ने जब्त से मुझे भेज दी। माही ने कोई जवाब नहीं दिया और पर्ल के सामने यूं ही खड़ी रही, जबकि जैक उसकी रिटाई से अच्छे से वाकिफ था। वो पर्ल पर जान निकाल देने वाली नजर डालकर वहां से बाहर निकल गया। जैक ये देखो, तभी जैंसी भी अपने रूम से निकली। लोगों की आंखें निकल आईं कि जैक रोबर की वाइफ देखकर। जैंसी खुशी से बोली, फेक है, सब बकवास है, हटा दो इसे, जैक ने गुस्से से कहा। क्यों हटाऊं? तुम्हारी दोस्तबानी कैसे होगी? हद होती है, मेरा अकाउंट इस वक्त टॉप रेटिंग पर है और तुम मुझे इस तरह कह रहे हो, जैंसी गुस्से से बोली। जबकि जैक उसको इस तरह ये महसूस हो रहा था कि अब उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। जितनी देर वो यहाँ रहेगा उसका उतना उसका इम्तिहान सब लेंगे जब का इम्तिहान सब लेंगे। तभी वो वहाँ से बाहर निकल गया। बस तुमने एक अटैक करना था, उसके बाद सो गए हो, विलियम ने डेविड को घूरा। तुम्हारी जल्दबाजी तुम्हें अक्सर जगहों पर हरा चुकी है, तुम हौसले से रहो, समझे, विलियम ने कहा। तुम कुछ अजीब अजीब से लग रहे हो, विलियम ने उसे गौर से कहा। कोई राज है उसने जानना चाहा। डेविड हमेशा की तरह मुस्कुरा दिया। कोई खास नहीं, वो अपनी आंखों को घुमा कर बोला और अपनी जगह से उठा। जैक की फेवरेट जगह कौन सी है, डेविड ने जानना चाहा। जहाँ तुमने उसके आदमी को मारा, विलियम ने चिढ़कर जवाब दिया। और जैक की फेवरेट चीज एमा, विलियम ने ड्रिंक करते हुए बताया। कोई राज? डेविड खिड़की से बाहर लंदन की रंगीनियों को गौर से देख रहा था। मुझे नहीं लगता उसका वो वेला ही था जो उसने सबकी नज़रों से महफूज किया हुआ था और हम वहां तक पहुंच गए, विलियम ने कहा। तो डेविड को यकीन नहीं आया। मुझे नहीं लगता, कोई तो राज होगा उसका, या फिर मोहब्बत, डेविड पर सोचता। जबकि मोहब्बत के नाम पर विलियम का कहका निकला। मोहब्बत उसे सिर्फ और सिर्फ न्यूयॉर्क से है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता उसे किसी चीज़ से है। या पैसा, कोई लड़की। नहीं, एमा को अपने साथ रखता है, मगर दुनिया जानती है एमा की हैसियत भी उसकी नज़र में टिश्यू पेपर से कम नहीं, और एमा भी उसकी पॉलिसी से, उसके पैसे की वजह से उसके पीछे है। मेरे में तफसीली जवाब दिया। डेविड खामोश रहा, जबकि वाइन का गिलास एक सांस में हलक से नीचे उतारा था। जैक्स रोबो, उसने दांतों में लफ्ज चुभाए। पावर और मोहब्बत नहीं, उसने हैरानगी से कहा। माही ने उसकी तरफ देखा जो काफ़ी कंफ्यूज थी। तुम ठीक हो, उसने बुलाकर पूछ ही लिया। मेरे दोस्तों को उन्होंने कैद कर लिया, पर्ल के आंसू बेसाख्ता बह निकले। और शायद अंकल आंटी के साथ भी वो बुरा कर चुके हैं। वो अपना सर टेबल पर रखकर रो दी। वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, तुम परेशान नहीं हो। एक बार जिस रास्ते से गुजर जाए वापस नहीं पलटता, और तुम्हारे अंकल आंटी का चैप्टर तुम्हारे वहाँ से आने के बाद ख़त्म हो गया होगा। मैं जानती हूँ उसे। हाँ, तुम्हारे दोस्तों की गारंटी नहीं, माही बोली। मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने मेरे दोस्तों को क्यों कैद कर लिया है। मेंशन जाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने दोस्तों को उनकी कैद से आज़ाद कराऊँ। माही को वो गुस्से में लगी। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसा कुछ कर लोगी, उसने जानना चाहा। हाँ, मैं कर लूँगी। ऐसे कैसे वो रख सकते हैं मेरे दोस्तों को कैद में, जिनका कोई कसूर नहीं, उनको क्यों रखें। मुझे खरीदा है तो मुझ पर ही अपने जुल्म सितम निकाले, मेरे दोस्तों का कोई कसूर नहीं, वो बोलती चली गई। छोटी सी नाक गुस्से से फूल गई। रियली? क्या वो बहुत अहम है तुम्हारे लिए? माही को अच्छा भी लगा कि चलो किसी के लिए सही, उसने मुंह से कुछ लफ्ज़ निकाले, कुछ बहादुरी तो दिखाई। हाँ, वो दोनों मेरे लिए बहुत अहम है, दुनिया में सबसे ज़्यादा, और उनके लिए मैं कुछ भी करूँगी। मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती, पर्ल ने कहा, और वो अपनी जगह से उठी। जैक तुम्हें जान से मार देगा, माही ने उसका हाथ पकड़ के वापस बिठा लिया। अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मत मारो, हौसला रखो, कुछ सोचने दो, वो बोली, जबकि पर्ल ने उसका हाथ थाम लिया। प्लीज़ उन दोनों को बचा ले, मैं जानती हूँ वो उनकी कैद में ही होंगे, पर्ल परेशानी परेशानी से बोली।
मैं यहाँ से बाहर जैक पर कोई इख्तियार नहीं रखती। अगर मैं बाहर निकली तो शायद वो मुझे भी मार दे। तुम जैक को जानती नहीं हो, वो सिर्फ मामा ख़त्म करता है पर और ये मेरी जगह है, तभी वो यहाँ इख्तियारात नहीं रखता। उसके बाहर तमाम जगहें उसकी हैं और उसके इख्तियार से तुम वाकिफ़ हो, मगर सच कहूँ शायद वो खुद भी नहीं जानता। न्यूयॉर्क का एक-एक शख्स उससे नफ़रत करता है, उसके मरने का इंतज़ार करता है। माही ने कप टेबल पर छोड़ दिया। पर्ल हैरानगी से उसे देख रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? सब। वो रुक गई। क्या चीज़ इंसान ने न्यूयॉर्क को हासिल करने अपनी वहशत एक-एक फ़र्द में फैलाने के लिए शहर के बीच में खड़े होके अंधाधुंध फायरिंग की हो? कितने लोग उसमें मारे गए, कितने नहीं, उसे परवाह ना हो। बस अच्छा या बुरा, जो उसको बुरा लगे वो मार दे। क्या कोई उसे पसंद कर सकता है? जो ब्लैक में काम करता हो, जो इस मुल्क में रहकर मुल्क के साथ गद्दारी करता हो, जो मुसलमान होने के बावजूद भी खुद का वो हक अदा ना करने दे। ऐसे इंसान से कोई मोहब्बत कर सकता है? नेक मोहब्बत मोहब्बत नेक दिलों में बसती है। जिस दिल में नफ़रत से पैसे का नशा हो, वहाँ मोहब्बतें नहीं होती। वो किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता, तभी सब उससे नफ़रत करते हैं। माही ने तल्ख़ी से जवाब दिया, एक बात पूछूं? पढ़ ने को झुझकते हुए कहा। हाँ पूछो। माही ने उसकी आंखों में अजीब सी बात महसूस की थी। आप उनकी बहन हैं, आप उन्हें समझा सकती हैं कि ये गलत काम है, वो ना करें। कानून को हाथों में ना में लेके क्या मिलेगा? वो बोली तो माही दिल खोल कर हंसी। तुम ऐसी हो क्या, इतनी मासूम? वो समझने के मराहिल से बहुत आगे निकल चुका है। अब बस वो करना जानता है। माही ने इशारे उचकाए। आपके बाबा ने भी नहीं रोका कभी? माही ने सवाल किया। डैड डैड वो बहुत मार खाता था। यू नो हम हैप्पी फैमिली ही थे, नॉर्मल, मगर उसमें शुरू से एक प्रॉब्लम थी। वो सबको हुक्मरानी करना चाहता था, हर वक्त घर से बाहर रहता था क्योंकि न्यूयॉर्क उसकी पसंद थी। बचपन से ही वो न्यूयॉर्क को अपनी मोहब्बत कहता था और डैड हंसते थे क्योंकि बेटे ने मोहब्बत की भी तो एक शहर से। पर्ल को जहाँ लग रहा था शायद कि उसके अंदर कोई दुख होगा, जो वो इस तरह का हो गया है। वो तो उसके अंदर तो ऐसी कोई कहानी नहीं निकली। वो एक नॉर्मल इंसान था, मगर क्या नॉर्मल इंसान इतने जालिम होते हैं? उसकी आंखों में कई सवाल थे जिन्हें देखकर माही ने खुद ही जवाब देना का सोचा। मॉम और डैड का कार एक्सीडेंट हो गया था। दोनों ही ड्रिंक करते थे, दोनों ही ड्रिंक थे और गाड़ी को संभाल न सके, तभी दोनों चल बसे। उसके बाद जैक को जितना आज़ाद होना था वो उतना आज़ाद हुआ क्योंकि रोक टोक खत्म हो चुकी थी। माही ने कहा तो बड़ी हैरानी रहेगी, उसके अंदर का सब खलल था ये। उसे हकीकत उसे हैरत हुई। उसने जितने नॉवेल्स पढ़े थे, ऐसे किरदार अपने अंदर कोई पुरस्कारियत रखते थे, मगर यहाँ तो ये माफिया गैंग अपने शौक को पूरा कर रहा था और अपने शौक जुनून और अब शौक जुनून बनता जा रहा था। मार्बिट और स्टेला का क्या होगा? पल को उनका ख्याल आया। स्टीफन बताएगा, दुआ करो खुद से यहाँ आ जाए। माही ने कॉफ़ी का मग उठाया। और ना आया तो हम फ़ोन कर लेते हैं। पल जल्दी से बोली, चंदा मैं नहीं कर सकती और ना जेंजी, हमारे मोबाइल में उनके नंबर्स नहीं, एंड सिर्फ जैक के अपने पर्सनल नंबर हैं जिन्हें मैं इस्तेमाल बहुत कम करती हूँ। हाँ जेंसी सर काफ़ी खाती है उसका। माही मुस्कुरा कर बोली, "उफ, कितनी वहमी है वो।" पॉल को उसके बारे में जानकर मजीद उसे खौफ आ रहा था। तभी उसके दुश्मन बेशुमार है, माही ने कहा और दोनों जेंसी के रूम में आ गए जो सो रही थी। अब भी जेंसी उठ जाओ और कितनी देर बिस्तर तोड़ना है। माही छोड़ो मुझे। जेंसी जोर से चीखी। पर्ल और माही ने अफसोस से एक दूसरे को देखा। वो ऑफिस में बैठा फाइल चेक कर रहा था कि अचानक सार्क दौड़ता हुआ अंदर आया। शेख ने नाकावारी से उसको देखा। सर हमारे ट्रक सील्स हो गई हैं, पुलिस के हाथ लग चुके हैं। सार्क ने सांसें फूल रही थी। चेक चेयर फेंकता जगह से उठा। क्या बकवास कर रहे हो? चीखा। मैं सच कह रहा हूँ सर, इस वक्त। जैक निकलो यहाँ से। स्टीफन दौड़ता हुआ उस तक पहुँचा, जबकि सार्क की बात वहीं रुक गई। कैसे हुआ ये? कमिश्नर कहाँ मर गया? जैक ने सार्क का गिरबान पकड़ा। कमिश्नर को डिसमिस कर दिया गया है। स्टीफन ने सार्क का गिरबान छुड़वाया और जैक ने सर थाम लिया। ये अचानक क्या हुआ था? उसे ठंडे दिमाग से सोचना था। ये उसकी किंगडम थी। वो यूँ छोरों की तरह नहीं निकल सकता था। उसने फ़ोन उठा के कॉल मिलाई। हाँ कहाँ मर गए हैं? तुम्हारे कुत्ते, जैक झाड़ा। जैक, पुलिस तुम पर रेड डाल देगी कभी भी। जहाँ भी हो निकलो वहाँ से।
मुखबरी हुई है सारा। अमला तब्दील हो गया है, मुकाबिल बोला जबकि जैक ने सख्ती से मोबाइल बंद किया। अपना कोट उतार के फेंका। ये कमरा उसके लिए कीमती था। अपनी जैकेट और ब्लैक कैप ली और उसने ऑटोमेटिक लॉक बंद किया और वहां से बाहर निकल गया। पहली बार वो अपनी जगह से दौड़ता हुआ निकला था। ऑटोमेटिक लॉक कोई नहीं खोल सकता था, वो जानता था। गाड़ी में सवार होकर वो वहां से निकला। जबकि स्टीफन को फ़ोन पे इत्तला मिली कि जैक के मेंशन पर अटैक हुआ है। ये अचानक सब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। मेरे ख्याल से जैक तुम्हारा गायब होना ज़रूरी है, स्टीफन उसको समझाने लगा जबकि वो खामोशी से बैठा रहा। तो विलियम गेम खेल रहा है, जैक ने सर हिलाया। ठीक है, अब इस गेम को खेलने में और मज़ा आएगा, वो हंसा। जबकि स्टीफन को उसकी दिमागी हालत पर शौबा भी हुआ। वेला की तरफ गाड़ी मोड़ो वेला की तरफ गाड़ी मोड़ लो, जैक ने ऑर्डर्स दिए। और मेंशन का क्या करना है? स्टीफन ने शुक्र अदा किया, उसकी याददाश्त वापस लौट आई थी। अब सब उसके ऑर्डर्स के मुताबिक होना था। सबको कह दो अपने महफूज मकाम पर पहुंचे। मेंशन को वैसे ही रहने दो, मेरा कमरा वो नहीं खोल सकते। और सबके लिए मेरा ये ऑर्डर है कि अगर कोई पुलिस के हाथ लगा तो पुलिस से भी बदतर मौत देगा उसको। जैक्स रोबोस ने कहा। उस वक्त उसे सब सुन सकते थे। अगर तुमने मेंशन को क्यों नहीं सिक्योर किया? स्टीफन को कुछ समझ नहीं आई। अब चाल मैं भी तो खेलूंगा मिस्टर स्टीफन। जैक कच्ची गोलियां नहीं खेलता। उसने हाथ उठाया जबकि स्टीफन ने सर हिलाया। इंतहाई इतनी हंगामी सूरत हाल उनके लिए पहली बार बनी थी। वो सब घबरा उठे थे। उसकी गाड़ियां वेरा के पास रुकी और वो और स्टीफन बाहर निकली। बाकी सब अपने अपने महफूज मकाम पर थे। जैक, मुझे लग रहा है तुम यहाँ भी सेफ नहीं हो, स्टीफन ने कहा जबकि जैक ने उसकी जानिब देखा। उसका अपना दिमाग भी उसे यही सिग्नल दे रहा था, मगर वो उन दोनों को अकेला नहीं छोड़ सकता था। तुम ऐसा करो, यहाँ रुको और यहाँ से कहीं मत जाना, मैं खुद एडजस्ट कर लूँगा, जैक ने स्टीफन से कहा। और खुद कार को पीछे करके आज उसने कई दिनों बाद ड्राइव की और वहाँ से किसी को बताए बिना कि वहाँ जा रहा है वो वहाँ से चला गया। स्टीफन उसकी गाड़ी को दूर जाते हुए देख रहा था। बाकी सबको समझा कर वो खुद अंदर आया जहाँ वो तीनों रात का खाना खा रही थी। पढ़ ने चौंक कर माही को देखा। उसने शाने झुका दिए। कैसी है माही? स्टीफन ने सारे मामलात को एक तरफ करके मुस्कुरा कर माही से पूछा, जिसमें माही ने भी मुस्कुरा कर सिर हिलाया। मैं भी बैठी हूँ फटू यहाँ पर, और तुम क्यों आए हो? जेंजी ने कांटा उसकी तरफ किया और खूंखार नजरों से उसको देखा। तुमसे बात ही कौन करना चाहता है चिपकली? स्टीफन ने मुंह बनाया। आप कैसी हैं? उसने पर्ल को देखा जिसने सर हिला दिया। एक तरह से वो उसका मोहसिन तो था जिसने उसे बामुश्किल कैद से आज़ाद कराया था। जैक 3 दिन से अपने ही न्यूयॉर्क में छुपा हुआ था। ना किसी से रब्ता कर पा रहा था और ना ही किसी को देख पा रहा था, क्योंकि उसके सारे मोबाइल रिकॉर्ड्स टैप किए जा रहे थे। हुकूमत के बदलने से कमिश्नर और उसकी टीम भी बदल गई थी और शायद उनका मकसद जैक को ही पकड़ना था। लेकिन मुखबरी जिसने की थी वो इस वक्त जैसा वो शेर लग रहा था जिसे पिंजरे में कैद कर दिया हो, मगर उसकी दहाड़ गूंजनी थी, क्योंकि शेर शेर ही रहता है, भले सूरत कोई भी हो। मगर उसे तमाम इत्तला मिल रही थी कि किस तरह मेंशन पर हमला हुआ, और उन सब ने भी उसके खिलाफ बयान दिया कि जैक ने उन सबको भी यहाँ कैद कर रखा है और वो नहीं जानते जैक कहाँ है। जबकि लैला ये घर जैक के फादर के नाम था, जबकि लीगली ये घर जैक के फादर के नाम था। तभी ज़्यादा मामला नहीं बिगड़े और मेंशन में दोबारा किसी ने रेड नहीं डाली। अलबत्ता वहाँ पर कड़ी निगरानी थी। वो अपने मोबाइल से वेला के अंदर होने वाली हर हरकत को देख रहा था और इस वक्त न्यूयॉर्क से बाहर था, जहाँ आबादी नाम बराबर की भी नहीं थी। जबकि छोटे से कॉटेज में 2-4 नौकरों के साथ वो जानता था वो सेफ था। वेला भी सेफ था क्योंकि उसे स्टीफन पर पूरा भरोसा था, वो सब संभाल लेगा। बर्फबारी पड़ते हुए वो गौर से देख रहा था। चारों तरफ ऐसा लगा रुई की चादर बिछा दी गई हो। सार उसके पास आया तो वो मुड़ा। वेला पर अटैक हुआ है, प्रेस मीडिया का, वो घबराया हुआ सा बोला। जैक ने उसके हाथ से टैबलेट लिया और उस पर देखने लगा जहाँ स्टीफन पुलिस को मीडिया को रोक चुका था। हमें मालूम है यहाँ पर जैक की ऑफिशियली बीवी भी है, हम उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, वो मीडिया चीखा। उनके साथ पुलिस थी। हर चैनल पर जैक का इनाम था। रेटिंग्स रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, जबकि वो कुछ चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। मगर एक बात तो तय थी, वो एक बार यहाँ से निकल जाता तो उसे अपने पकड़ने जाने की फिक्र नहीं थी। वो आज सबको उल्टा लटका सकता था, बम धमाके करके। स्टीफन मीडिया को रोक रहा था, मगर मीडिया किसी के काबू में नहीं आ रहा था। ये जगह ऑफिशियली मिस माही के नाम है, आप यहाँ जैक के नाम से अटैक कर ही नहीं सकते, स्टीफन ने भड़क कर कहा। जो भी हम जैक की वाइफ से बात किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। जैक
एक बहुत बड़ा माफिया जुर्म है। माफिया मुजरिम है। आप हटाएं। आप हटें आगे से। मीडिया भड़का जबकि स्टीफन ने दरवाज़ा खोलने का हुक्म नहीं दिया। मीडिया वेला के दरवाज़ा बजा रहा था जबकि अंदर पर्ल कांप रही थी। अगर तुम अपना इंस्टा पर यह पोस्ट नहीं लगाती तो आज पर्ल मुसीबत में नहीं होती। माही उस पर चिकी। चेंजी का खुद तब निकल रहा था। पर्ल अलग घबरा रही थी। वो सब चले क्यों नहीं जाते? जेंजी ने डर कर कहा। अच्छा, तुम्हारा भाई माफिया किंग है। जब तक उसे जेल में नहीं पहुंच जाएंगे तब तक हमारी जान नहीं छोड़ेंगे। माही ने जैसे हकीकत का आईना दिखाया। मैं तो कहती हूँ इन्हें आने दो। इसके खिलाफ गवाही देकर हम उससे खुद को अलग कर लेंगे। माही ने जैसे फैसला लिया। चेंजी कुछ नहीं बोली। अलबत्ता पढ़ माही को देखा। आप कितना गलत सोच रही हैं। वो भाई हैं आपके। आप उनके खिलाफ कैसे बोलेंगे? पढ़ने का वो जैसा है उसके खिलाफ वैसा ही होना है। ब्लैक मनी के केस में उसे कभी ना कभी तो अंदर जाना ही था, मगर हम उसकी वजह से मुसीबत में नहीं पड़ सकते। वो शफाक हुई ये जाने बिना कि कोई उसे सुन रहा है। मुझे भी यही लगता है, स्टीफन ने कहा। और वैसे भी जैक खुद को सिक्योर करना जानता है। वो छुपा बैठा है। मसला तो हमारे लिए पैदा हो रहा है। मुझे लगता है हमें इंटरव्यू दे देना चाहिए ताकि हमारी जान छूटे। वो बोला। जेंजी ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई और मीडिया को अंदर इज्जत से बुलाने का इरादा करता वो बाहर निकला। अगले 10 मिनट में उनके वेला में मीडिया का कॉन्फ्रेंस थी जबकि पुलिस भी साथ थी। पर्ल के हाथ कांप रहे थे। जैक ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। सार्क उसके पास खामोशी से खड़ा था। जैक के चेहरे पे मदहम मुस्कुराहट थी। कॉन्फ्रेंस में वो सब बैठे थे। स्टीफन, माही, जेंजी और डरी सहमी पर्ल भी। सबसे पहले माही ने अपना बयान लिखवाया। जैक जैसा भी है, जो भी है, वो जैक का पर्सनल मसला है। ये मेरा घर है, मेरी जगह है। आप लोग का बिल्कुल हक नहीं है कि आप लोग मेरी जगह पे इस तरह अटैक करते। और पुलिस को भी शामिल कर लिया। माही ने भड़क कर कहा। मैम, हम जैक की वाइफ से बात करना चाहते हैं। नहीं, पहले आपको हमसे बात करनी होगी। जब हम सब जैक के साथ हैं ही नहीं तो आप लोगों को हमारा जीना हराम नहीं करना चाहिए, चैनजी ने कहा। जबकि सबका फोकस पर्ल की तरफ था जो सर झुकाए बैठी थी। शायद आज यहाँ पूरा न्यूयॉर्क हैरान और परेशान था कि जैक रोबो क्या चीज़ था। कौन नहीं जानता था। और उसकी वाइफ कैसी थी जिसकी निगाह भी नहीं उठ रही थी। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी जैक के बारे में? आपकी और उनकी शादी कब हुई? उन्होंने मीडिया पर एमा को इंट्रोड्यूस क्यों कराया जबकि एमा का बयान था कि जैक और उनका ताल्लुक खत्म हो चुका है? आपके साथ जैक का कैसा रवैया है? कई सवाल थे जो चारों तरफ से उठ रहे थे। पर्ल ने सर उठाया और सामने देखा। उसकी सुर्ख नज़रों से जैक की नज़रें मिली। वो मेरे हस्बैंड है। उसने एक कामते लहजे में सबको जताया। मैं उनके साथ खुश हूँ, उसने कहा जबकि सब पर हैरतों का पहाड़ टूटा था। हमारी लव मैरिज है, वो बोली। तभी उन्होंने आपको दुनिया के सामने तारुफ नहीं करवाया। कहीं से जला हुआ सा सवाल आया। उसमें मेरी मर्जी शामिल थी, वो सर झुकाए बोली। और एमा के साथ उनके अटैचमेंट पर आपको कोई एतराज़ नहीं था? हैरान कुन सवाल हुआ। जब आप लोग ये जानते हैं कि मिस एमा अपने मुंह से इतराफ़ कर चुकी हैं कि जैक से उनका कोई ताल्लुक नहीं, उसके बावजूद भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं। पर ज़रा गुस्से में बोली। आपके हस्बैंड माफिया किंग है जबकि आपकी बातचीत और नेचर उनसे काफ़ी अलग लग रही है। क्या कहीं क्या कहेंगी आप इस बारे में? जैक के काम से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो मेरे साथ अच्छे हैं, मैं इतना जानती हूँ। पढ़ ने जवाब दिया और उठने लगी। मैडम, आप खुद को उनके काम से अलग नहीं कर सकती। जल्दी से सवाल हुआ। मैं खुद को उनसे अलग कभी करूँगी भी नहीं। मगर वो अपने ऊपर लगे हर इल्ज़ाम को खुद क्लियर कर देंगे। वो माफिया किंग नहीं है, वो एक पावरफुल मैन है और आप सब उनके पीछे लगे हैं। भड़क कर जवाब देती वो वहाँ से चली गई। जबकि माही, जेम्स और स्टीफन उसके जवाबात से बेहद शर्मिंदगी का शिकार हुए थे। मुलाजमों ने मीडिया को ज़बरदस्ती बाहर निकला और एक बार फिर पूरे वेला पर खामोशी और सन्नाटा छा गया। माही, हम भी तो इस तरह बोल सकते थे, चैंसी ने भीगे लहजे में कहा। माही ने कोई जवाब नहीं दिया जबकि स्टीफन भी शर्मिंदगी से सर झुकाए बैठा था। दूसरी तरफ टैबलेट सार्क के हवाले करके उसने चेयर की पुश्त से अपना सर टिका लिया। पर्ल को यहाँ लाने का इंतज़ाम करो और कुछ अरसा इस केस को यूं ही चलने दो। जैक ने फैसला सुनाया। सार्क ने सर हिलाया और वहाँ से जाने लगा। आज रात ही पर्ल मेरे पास हो, उसने तंबिया की। यस सर, सार्क ने कहा और बाहर निकला। मासूम मुतरन्निम चेहरा, लहजा उसकी हिमायत में अकेला खड़ा था। न जाने दिल की कैफियत को क्या हुआ था। टूटकर किसी पर प्यार आया था पहली बार। दिल ने सदा लगाई थी कि वो सामने तो उस पर मोहब्बत बनकर बरस जाए।
जबकि सारी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी। कोई मासूम जो हमेशा उसके जुल्म का निशान रहा, वो उसके साथ था। हालांकि वो जानता था कि मीडिया उसके बयान से मुतमईन नहीं हुआ होगा, मगर जैक का दिल जो पत्थर हो चुका था, पैसा न्यूयॉर्क हासिल करने के नशे में उस पर ज़बरदस्त दरार पड़ी थी। उसने पहली बार दिल की धड़कनें सुन सु, उसे पहली बार दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो जानता था उसका कोई नहीं, एक सगी बहन का रिश्ता था, वो भी उसे नफरत करती है। बाकी सब उसके साथ सिंसियर नहीं थे, इस बात का उसे इल्म था, मगर इस वक्त सबके लहजों ने उसे अजीब कैफियत से दो चार किया था, जिसको वो नाम नहीं दे सकता था। मगर आज पढ़ के अल्फाज उसकी कमज़ोर सी हमायत ने शह के दिल के दरवाज़ों को तोड़ा था। इस पत्थर दिल की धड़कनों ने बेहंगम शोर मचाया था और गुज़िश्ता गुज़रे अपने रवैये को भी सोच रहा था। उसने क्या किया था, किस किस की हमायत में उसके साथ किस कदर जुल्माना सलूक किया था। पर्ल कमरे में बैठी परेशान सी थी। शायद माही चैन से उससे नाराज़ हो, तो भी वो उसके पास नहीं आए थे। वो घबराई थी, कमरे से निकली तो वो तीनों लाउंज में बैठे थे। वो नीचे उनके पास आ गई। आप लोगों को बुरा लगा? उसने इस्तफसार किया। इस पर तीनों ने ही चौंक कर सर हिलाए। तीनों के चेहरों पर अलग ही बात थी। पर्ल को देखने लगी पर्ल उनको देखने लगी, मगर उनके पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं था। तुमने देखा देखा लैला, उस लड़की की ने कैसे जैक स्पॉट की? तुमने देखा देखा लैला, उस लड़की ने कैसे जैक की स्पॉट की? एमा ने क्लस कर कहा। और जैक की नज़र में उन सब की अहमियत ही क्या है भला? हम लोगों ने जो भी किया वो सेल्फ डिफेंस था, मगर वो लड़की अपना नंबर बनाएगी। एमा को तसल्ली नहीं हुई। वट एवर, वो फिर भी जैक के जूते की नोक पर ही रहेगी। लैला का कहकर निकला। उसने की तरफ देखा जो नशे में धुत अभी घर में दाखिल हुआ था। एमा की वो उस पर निगाह गई उठी। हाय लेडीज, वो सोफे पे गिरा। तो इतने दिनों बाद तुम्हें याद आ गया कि मेंशन में वापस भी लौटना है? लैला ने तंजिया कहा। मत कहो लड़कियों, ऐसे लोग नहीं जानते ये दुनिया किस कदर खूबसूरत है और इसकी रंगीनियाँ वाह कमाल। के ने हाथ उठा के तारीफी अंदाज में कहा। अपनी बकवास बंद करो। मॉम की आवाज़ पर वो एकदम सीधा हुआ। तुम जानते भी हो क्या हो चुका है? वो भड़की। चेक के पीछे पुलिस लग गई है, के का कहकर निकला। चेक के पीछे पुलिस लगी है और हम रोड पर आने वाले हैं। तुम्हें लगता है कि अगर जैक को नुकसान हुआ तो हम लोगों को कितना नुकसान होगा? वो उसका गिरेबान झंझोड़ती बोली। और तुम दोनों, एक चीज़ भी अभी हमने अपने नाम नहीं उतरवाए, और वो लड़की नंबर बनाएगी अपनी पूरी दुनिया के सामने उसकी हिमायत भी कर। वट एवर आंटी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है इस सब से? हमारे लिए जैक क्या है, हमें उससे कंसर्न है। दुश्मन के वक्त, मुसीबत के वक्त दुश्मन हमायत ले ले तो इससे ज़्यादा कभी सगा कोई नहीं लगता। और अपने सेल्फ डिफेंस में भी बुराई कर दे तो दिल से कभी निकलती नहीं ये बात। वो काफ़ी भड़की हुई थी। जैक के पास ज़िली कब है? उसको दो चीज़ों से इश्क है, पैसा और न्यूयॉर्क। आप बिला वजह परेशान हो रही हैं मॉम, और अब इन तीनों चीज़ों में तीसरी चीज़ भी ऐड कर लो, और वो होगी पर्ल, उसकी लीगल वाइफ, जिसे अनकरीब उनका बच्चा होगा। और ये सब कुछ तुम सब अपनी आंखों से देखोगे। वो चिल्लाई और वहाँ से चली गई। तुम्हें ऐसा लगता है जैक कुछ ऐसा करेगा? लैला ने पूछा, जबकि एमा ने हंसते हुए नफ़ी की। वो उनका पूछा रही है और मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है। एमा ने ज़रा मगरूर होकर कहा, जिस पर उन दोनों ने दाद दी और वो तीनों हंसी। जबकि एमा के सिवा कोई नहीं, जैक एमा के सिवा किसी का नहीं हो सकता। एमा ने दिल ही दिल में सोचा, मगर कुछ अजीब था, जैसे कोई धड़का लग गया हो। सार्क ने मेला में कदम रखा तो वो सब खाने की टेबल पर मौजूद थे। स्टीफन सार्क को देखकर हैरान हुआ और अपनी जगह से उठा। सर का ऑर्डर है, मैम को उनके पास पहुंचाया जाए, सार्क ने बताया। सबने पर्ल की तरफ देखा, जिसका नवाला हलक में ही अटक गया था। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, वो जल्दी से बोली। आखिरी मुलाकात याद थी। आई एम सॉरी मैम, मुझे आपको ज़बरदस्ती लेकर जाना होगा, फिर सार्क ने माजरत ख़्वाह अंदाज में कहा। जब वो जाना ही नहीं चाहती तो मुझसे ज़बरदस्ती नहीं लेकर जाओगे, माही ने गुस्से से कहा। मैं इस मामले में बेबस हूँ। उसने शाने उचकाया और पर्ल की तरफ बढ़ा। उससे पहले कोई उसे रोकता, उसने पर्ल के मुंह पर रुमाल रख दिया, जिससे पर्ल का एहतजाज तो दम तोड़ गया। बाकी सब एकदम उठे थे। ये सब किस ये सब क्या कर रहे हो तुम? माही दाढ़ी, जबकि जेंजी ने भी पर्ल को उसे लेना चाहा। आप मिस्टर जैक्स रोबो से बात करें, उसने सख्त लहजे में कहा तो स्टीफन उन दोनों को रोका
और सार्क उसे लेकर वहाँ से निकल गया। नरमा मुलायम बिस्तर पर खुद को महसूस करके उसने करवट बदली तो किसी वजूद पर उसका हाथ लगा और एकदम वो खुल में उतरती कि किसी का एहसास होने लगा और एकदम वो नींद में उतरती कि किसी का एहसास होने लगा। और ये एहसास कुछ खास खुशगवार नहीं था। उसने एकदम आँख खोली और अपने करीब जैक को देखकर उसकी बुरी तरह चीख निकल गई और वह बिस्तर से उतर के खड़ी हो गई। जैक बाजुओं को सर के नीचे रखे उसी को देख रहा था। पर्ल उसको इतने गौर से देख रही थी गोया ये सब उसका ख्वाब हो और अभी कुछ देर में वो जाग जाएगी, मगर बदकिस्मती से ये उसका ख्वाब नहीं था। जैक की रो देती नजरें उसे कंफ्यूज कर रही थी। वो समझ नहीं पाई वो यहाँ कैसे आई। और फिर जैसे उसे याद आना शुरू हो गया, कैसे कैसे वो आदमी उसके मुंह पर निकाब रख चुका था और वो बेहोश हो गई थी और अब वो उसके सामने थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। रुको, चेक की आवाज़ पर उसके भागते कदम रुक गए। लव मैरिज हुई है हमारी, उसकी लहजे में कुछ था पर शर्मिंदा से रह गई। जैक अपनी जगह से उठा। उस वक्त वो सिर्फ सफ़ेद ट्राउजर्स में था। जैसे कोई परवाह ना हो चलता हुआ पल के पुश्त पर आ गया। गोल्डन बाल एक दूसरे में उलझे हुए उसकी पुश्त पर थे, जबकि वो पिंक और ब्लैक जीन्स शर्ट में बिल्कुल छोटी सी लग रही थी। जैक को उस पर यह ड्रेसिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। और तुम मेरे साथ बहुत खुश हो, उसके कान के करीब झुकता बोला। तुमने झूठ क्यों बोला? सब मेरे खिलाफ है। तुमने मेरा साथ क्यों दिया? तुमने बताया क्यों नहीं कि जैक्स रोबो तुम्हारे लिए क्या है? वो उसके पीछे से हाथ डालता, उसके शाने पर थोड़ी थोड़ी टहराता पूछ रहा था। उसके होंठों की नरमी पर उसके हाथों की नरमी पर पल सहम गई। और जब नरमी बढ़ता था तब तब उसे तकलीफ देता था। जवाब दो, उसने जानना चाहा। मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, कोई कीमती चीज़ नहीं जिसकी वजह से तुम मेरे हक में बोलो। फिर भी तुमने मेरी हिमायत की क्यों? उसने इसरार किया कि वो ये राज खोले। ऐसे ही, पढ़ने कामते लहजे में कहा। नहीं, ऐसे कैसे? ऐसे वैसे कुछ नहीं होता। उसने एक झटके से उसका रुख अपनी जानिब किया। एक सजेशन दूँ? जैक ने दोनों हाथों में उसका चेहरा पढ़ लिया। पल का दिल अब भी खौफ से लरस रहा था। न जाने वो क्या करेगा। शायद वो बेल्ट जो बेड के पास ही नीचे ज़मीन पे पड़ी थी उससे उसको मारेगा, या शायद थप्पड़ों से, या वो उसे काट लेगा। पर नहीं, एक घूंट सा भरा और जैक की जानिब देखा। वो कपड़े तुम पर बहुत सूट करते हैं, तुम वही कपड़े पहना करो। जैक ने नरमी से उसके हैरानगी से खुलते मुंह को छुआ खिलते मुंह को छुआ और दूर हुआ। पर आंखें पटपटा कर उसको देखने लगी। ऐसा करो, तुम ऑनलाइन शॉपिंग कर लो इन ड्रेसेस की, ओके? चलो निकालो अपना मोबाइल। जैक ने जल्दी से उसे खुद से अलग करके कहा। पल को लगा भी वो चुकरा कर गिर जाएगी। आप ठीक है ना? उसने फिर भी हिम्मत करके सवाल किया। कहीं वो नशे में तो नहीं? क्या मुझे कुछ होना था? जैक ने जरा झुककर सवाल किया। लबों पर मुस्कान थी। उसकी समझ से सब बाहर होने लगा। मैं एमा नहीं हूँ, उसने उसको बताया। तुम पढ़ लो, जैक्स वर्ड। जैक ने एकदम उसकी कमर में हाथ डालकर उसको खुद से बेहद करीब कर लिया कि अब उसकी बाहों में समा गई। कुछ सुनाई दे रहा है? वो पूछने लगा। पल को उसके धड़कनों में अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थी। वो सुन से रह गई। वो क्या कर रहा था? क्या चाहता था? क्यों कर रहा था ऐसे? क्या वो उसे मारेगा नहीं? बताओ, उसने फोर्स किया। धड़कन। पल बोली। जैक मुस्कुरा दिया और उसके साथ सार्थों पर उतर आया। जबकि पल खामोश खड़ी उसकी जनून कलेजे को अपने नातवा वजूद पर बर्दाश्त कर रही थी। वो कुछ देर बाद खुद ही पीछे हुआ। छोरो, निकालो अपना मोबाइल। उसने बेड पर सुकून से गिरते हुए पर्ल को देखा। मगर मेरे पास मोबाइल नहीं। पर्ल उसके इस अंदाज में अजीब कैफियत का शिकार थी। ओह, जैक ने सर पर हाथ रखा। वो सफ़ेद बेड पर सफ़ेद ट्राउज़र में अपनी बेशुमार वजाहत लिए अजीब व गरीब सी खुशी का शिकार था। उसने अपना मोबाइल तलाश किया और सार्क का नंबर मिलाया। सार्क, मुझे मोबाइल चाहिए, उसने ऑर्डर दिया। हाँ, मेरे जैसा, उसने जवाब दिया और मोबाइल बंद करके साइड पर फेंक दिया। पर उसको गौर से देखने लगी। क्या हुआ? जैक ने आईब्रो झुकाकर उसको देखा। नहीं, कुछ कुछ भी नहीं, वो बोली। और उससे पहले वो सोफे पर बैठती जैक ने उसका हाथ खींचकर उसे अपने साथ गिरा लिया। पर उसके मुकाबले आ गिरी। घबराहट से उसका दिल बुरी तरह धड़का कि धड़कनों का शोर मुकाबले को भी सुनाई दे।
जब तक तुम्हारा मोबाइल आता है तुम हम मेरे मोबाइल पर शॉपिंग करते करेंगे। उसने बड़का सर अपने बाजू पर रखा और मुख्तलिफ वेबसाइट्स को सर्च करने लगा। आप आपको कुछ हो गया? और झुंझुटा कर उठी। जैक ने उसकी तरफ देखा। वापस लेटो, वो सख्ती से बोला। पर उसको देखने कम घूरने लगी। शायद जैक की ही दी हुई जुर्रत का नतीजा था। क्यों मुझ पे इतना मेहरबान हो रहे हैं? पढ़ ने अपने दिलो दिमाग की कन्फ्यूजन को दूर करना चाहा। मेरी मर्जी, मैं जब चाहे जालिम बनूं, जब चाहे मेहरबान। अब मजीद मुझसे सवाल मत करना। जैक उसको दोबारा खींचता बोला, जबकि बर्ड का मुंह साफ बना था। जैक उसे ड्रेसेस दिखाने लगा। पर ने किसी किस्म की चॉइस का इजहार नहीं किया। और जैक चुनने की और जैक ने कई सूट अपनी पसंद के कर लिए। यहाँ आने में उन्हें वक्त लगेगा क्योंकि ये आउट ऑफ कंट्री से आएंगे। तभी अब हम तुम्हारे लिए कोई और चीज़ यहाँ से भी ले लेते हैं। उसने 2-3 शर्ट कोट लॉन्ग कोट ऑर्डर किया और पल को देखा जो अब भी खामोश थी। तुमने कभी स्नोफॉल देखी है? जैक ने उसकी तवज्जो खिड़की से बाहर कराई और बस ये कहने की देर थी पर एक झटके से उसके बालों से निकली और दौड़ते हुए खिड़की तक पहुंची। जब जब स्नोफॉल होती थी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। क्या मैं बाहर जाऊं? उसने मुड़कर सवाल किया। तुम मेरे साथ स्नोफॉल नहीं देखना चाहती? वो शर्ट पर कोट पहनता बोला। आपको देखनी है तो आप देख लीजिए, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पर्ल ने उसकी तरफ देखा। जब फिर जैक ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसको खींचा। पर्ल उसके सामने आ गई। पास पड़ा लॉन्ग कोट उसको पहनाया। पर्ल सदमे में खड़ी थी। जबकि जैक ने उसके गले में मफलर डाला। उसके बालों को अपनी मर्जी से सेट करके वो उसका हाथ थामता बाहर निकला। पर्ल उसके साथ हाथ में अपना हाथ हैरत से देख रही थी। सब आपसे नफरत करते हैं, वो बोली। स्नोफॉल में दोनों खड़े थे। जैक का दिल अजीब सी खुशी में घिरा था। पर्ल की जानिब अपने आप ही खींच रहा था और खुद को कभी भी अमल करने से रोक नहीं पाया था और खुद को कोई भी अमल करने से रोक नहीं पा रहा था। तुम भी करती हो। जैक ने उसके शाने पर हाथ रखकर उसको करीब कर लिया। पर्ल उसके सीने से खड़ी लगी थी। ठंड से उसकी नाक सुर्ख होने लगी थी जबकि लब भी सुर्खी मारे थे जो जैक की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे थे। सच बताऊं? पर्ल ने कुछ शर्मिंदगी से बताना चाहा। जैक के लबों पर मुस्कुराहट गहरी गई, बिखर गई। नहीं, उसने फौरन इनकार कर दिया। सच नहीं सुनना मुझे, झूठ बोलो। उसने हवा से उड़ते उसके बालों को कान के पीछे किया। आपने अपने पास एमा को क्यों नहीं बुलाया? पर उसके हर अमल पर हैरान थी। तभी उसे सवाल करने लगी। क्योंकि मुझे बिला जवाब एमा पर प्यार नहीं आया और मुझे एमा पर कभी प्यार आया भी नहीं। वो खूबसूरत है, बस इसीलिए आप उसके साथ गुनाह करते रहे। उसके मुंह से अचानक नहीं निकला जबकि जैक ने उसकी जानिब देखा। नज़रों में संजीदगी छा गई। सॉरी, पर ने फौरन माजरत चाही। अगर वो उसके रवैये से हैरान थी तो अलग बात थी, मगर उसकी अमर नहीं मार नहीं सहना चाहती थी। जैक ने कोई जवाब नहीं दिया। जानती हो लोग मुझसे क्यों नफरत करते हैं? जैक ने सवाल किया। हाँ, क्योंकि आप लोगों को मारते हैं। पर ने हकीकत बताई। फिर तो तुम्हें मुझसे बेहद नफरत होगी। जैक ने उसका रुख मोड़ा और उसके शाने पर ठोडी टकाकर वो उसके हाथ आगे बढ़ाकर गिरती बर्फ को देखने लगा। पर्ल से कोई जवाब नहीं बन पाया। बताओ, जैक ने इसरार किया। मुझे डर लगता है। पढ़ने कौन सा? पर्ल ने उसकी बाहों से आज़ाद होना चाहा और जैक ने भी उसे जाने दिया। पर्ल बर्फ को देखने लगी। हम उसकी इस हमदर्दी पर जो वो किसी वजह से दे रहा था, वो तो ये नहीं जानती थी। उसके गुज़िश्ता रवैये को भूल नहीं सकती थी जो जो उसने उसके साथ किया था। गुड। जैक ने सर हिलाया। लबों पर मुस्कान थी। वो हाथों में बर्फ भर के उसको महसूस कर रही थी जबकि जैक उसकी जानिब देखे जा रहा था। वो अल्फाज शायद वो कभी भुला नहीं सकता जो उसने उसके लिए कहे। हालांकि इन लफ्ज़ों की कोई कदर नहीं थी। हाँ, कोई उनकी वक्त और हैसियत को नहीं समझ सकता था, मगर वो वक्त जिसमें सब ने उससे पीठ मोड़ ली। उसकी सगी बहन, उसके दोस्त, तब एक लड़की उसके साथ उसने शुरू दिन से बहुत बुरा किया। उसकी हमायत में तन्हा खड़ी थी। सबके सामने उसको अपना कहा था। सब जब कोई उसकी पहचान को अपने साथ जोड़ना नहीं चाहता था। इन रिश्तों की उसकी नज़र में कोई अहमियत नहीं थी, यह हकीकत थी, मगर शायद वो एक आम इंसानों की तरह किसी तवक्का में थे
और सबने उसकी तवक्को पर पानी फेरा, मगर पर्ल वो बच्चों की तरह बर्फ के साथ खेलकर खुशी महसूस कर रही थी, जबकि जैक उसके सामने जाके बैठ गया। पर्ल ने निगाह उठाकर उसको देखा। वो उसके एक तरफ मुस्कुराती नजरों से वो उसको वो उसकी तरफ मुस्कुराती नजरों से देख रहा था। पर्ल ने निगाह झुका ली और बर्फ का गोला बनाया। चेक की भी निगाह उस गोले पर थी। शायद वो जानता था वो क्या करने की जुर्रत करना चाह रही है। पर्ल ने वो गोला जैक के मुंह पर खींच कर मारा। क्या वो चाहती थी वो अपनी असलियत पर उतरे? क्या वो चाहती थी कि वो पहले जैसा हो जाए? जैक ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा और बर्फ मुंह पर से हटाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी कलाई को पकड़ के सख्ती से बोला, जबकि पर्ल का चेहरा फीका पड़ गया। जैक ने उसको ट्रैप किया और नीचे से खुद बर्फ का गोला बना के उसके मुंह पर मारा, मगर यह हकीकत थी, पर्ल ने ज्यादा जोर से मारा था। पर्ल हमला के रह गई, जबकि जैक ने गर्दन की ओर दिलकश चंबिश दी। आपने मुझे क्यों मारा? पर्ल ने बर्फ साफ करते सवाल किया। तुमने मुझे मारा था? मुझे उधार रखने की आदत नहीं। जैक हाथ झाड़ता बोला। फिर तो मुझे चाहिए कि मैं आपको खूब मारूं। पर्ल ने भी हाथ झाड़े। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? जैक ने उसके मफलर को जैसे ही खींचा, पर्ल उसके सीने से आ लगी और एकदम वो घबराई थी। जैक की जो सारे थे उसके लिए बेनकाबिले बर्दाश्त सी हो गई थी। वो उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे पहले कभी ना देखा। सर्दी से सुर्ख बढ़ते उसके गालों को जैक ने अपनी सर्दी पुरों से छुआ। पर्ल के लिए सब वाकई हैरानकुन था। वो उसे दूर करती उससे दूर हुई। जैक वहीं खड़ा था। क्या आप मुझ पर इसलिए मेहरबान है कि भरी दुनिया के सामने मैंने आपको सपोर्ट दिया? वो आंखों में सुर्खी लिए कदे गुस्से से सवाल कर रही थी। जैक मुस्कुरा दिया। एक्चुअली यस। उसने उसकी तरफ कदम उठाया, हालांकि वो दोनों को ही बर्फ में चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। बट उसके अलावा भी एक वजह है जो उससे बड़ी है, और वो ये है कि तुम मेरा जानशीन पैदा करोगी। सेकंड माफिया किंग। और उसका बाप न्यूयॉर्क पर हुकूमत करता है। वो पूरी अमेरिका पर करेगा। बताओ, अब ये कोई छोटी वजह तो नहीं? और वैसे भी तुम काफ़ी सवाल करती हो। जितना वो उसकी तरफ कदम उठाता, पर्ल उतने ही कदम पीछे लेती। तभी जैक रुक गया था कि वो मजीद दूर न जाए। न जाने उसका ख्याल क्यों कर वो अचानक कर रहा था, जो मुकाबिल को भी हैरान नहीं तो कर रहा था, मगर वो खुद हैरान नहीं था। वो चंद घड़ियों में फैसला करने वाला इंसान था, और फैसला तो वो कर चुका था, या नहीं उसे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत थी। आज वो मर जाता, कल सब चील कौवों की तरह उसकी बनाई गई जगह पर आने की कोशिश करते, मगर ये एहसास हर इंसान के लिए दिलकश होता है कि आपके पीछे कोई रोने वाला है। जहाँ आपको बस चंद जुमलों की ज़रूरत होती है, वहाँ आपकी पीठ पीछे आपके लिए वो बोलने वाला हो। कितनी फजूल सोचे आपकी। मैं अपने बच्चों को ऐसे किसी काम में मलबूस नहीं होने दूंगी। पर्ल ने ज़रा गुस्से से कहा। मुझे नज़र आ रहा है तुम इतनी भी सीधी नहीं हो जितनी मेंशन में शो करती थी। जैक पलट गया। आपने अपने आप को अपनी फैमिली को देखा। कोई भी इंसान नर्वस हो सकता है। पर्ल की आवाज़ आई। जैक को महसूस हुआ वो अब भी वहीं खड़ी है। जैक उसकी बात पे मुस्कुराया। कोई मान सकता था उस इंसान की मुस्कुराहट कितनी नुकसानदायक थी, मगर यह मामला किसी और नौयत पर जा रहा था। जैक के ना जवाब देने पर पर्ल गुस्से से वहीं बैठ गई। उन्हें बाहर निकले काफ़ी वक्त हो गया था। भूख भी लगने लगी थी। हो सकता है इस जंगल में जंगली जानवर हो। अगर वो तुम्हें एक लुकमा बना देंगे, मुझे बस दुख होगा। अब खुद सोच लो। उसने कॉटेज के डोर के पास खड़े होकर ऊंची आवाज़ में कहा और अंदर चला गया। वो जानती थी इतना वक्त नहीं हो रहा होगा, मगर जैक के वहाँ से जाते ही उसे एहसास हुआ कि ये जगह बहुत डरावनी है। घने स्याही माइल दरख्त जो एक दूसरे में उलझे हुए बेपनाह ऊंचे थे, चारों तरफ बर्फ, और शायद उन दरख्तों की वजह से आसमान का मंजर शाम की मानित लगने लगा था। पर्ल ने चारों तरफ देखा। अगर वो मजीद यहाँ रुकती तो रोने लग जाती। तभी वो अपनी जगह से उठती भागने लगी। बर्फ में भागने से उसे काफ़ी दुश्वारी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे कोई जानवर लग गया हो, और वो थी भी तो कॉटेज से काफ़ी दूर। उसको रोना वाकई में आने लगा। कितना जालिम इंसान है, उसके दिल ने सोचा, और वह हिम्मत करती अपनी जगह से उठती फिर भागने लगी। साथ साथ पीछे भी देख रही थी, और अचानक वह किसी सहर अंगेज खुशबू में जकड़ी गई। उसने उसको अपने दोनों बाजों में उठा लिया जबकि वह हंस रहा था। पर्ल की आंखें बाहर को बुलाईं। वो कितनी
सी बात पर कितना मेहरबान हो चुका था। पर्ल को गुस्सा आया, वो उसकी बुज़दिली पर कैसे हँस रहा था। उसने मुँह बनाया। पर्ल को गुस्सा आया, वो उसकी बुज़दिली पे कैसे हँस रहा था। उसने मुँह बना लिया। ये अंदाज़ मेरी मेहरबानी की वजह से है या? उसे फ्लोर पर उतारता पूछने लगा। चेहरा उसके चेहरे के नज़दीक ले आया। पर्ल ने चोर नज़रों से चारों तरफ देखा। जगह-जगह पर ब्लैक आउटफिट में मुलाजिम खड़े थे और वैसे बना करता जैसे वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं। दूर है मुझसे, पर्ल ने झिझकते हुए उसे कह ही दिया। चेक उससे दूर हो गया। पल को उसकी इस कदर एक्टिंग पर हंसी आई जिसको वो दबाकर वहाँ मौजूद एक ही कमरे में घुस गई। जबकि जैक ने मुस्कुरा दिया। वहाँ मुलाजिम भी सदमे का शिकार थे, मगर क्या किया जा सकता था। वो कब कैसे और कहाँ क्या कर रहा है कोई नहीं जानता सिवाय उसके दिमाग के। जैक ने सर की तरफ देखा। सर, ये सेलफोन और ये ड्रेसेस हैं। उसने जैक को सामान दिया जिसे जैक ने हाथ में पकड़ के एक कंप्यूटर के साथ अटैच कर लिया। सार्क उसके पास ही खड़ा था। वेला में सब ठीक है? उसने पूछा। जी सर, स्टीफन सर उधर ही होते हैं और मेंशन में सब नॉर्मल है। पुलिस का पे वेला की निस्बत मेंशन की तरफ ज़्यादा है, सार्क ने बताया, क्योंकि मेरे सेल की लोकेशन मेंशन को शो करती है। जैक की चालाकी पर खुद को ही दांत देने लगा। सार्क का मुंह ही खुल गया मगर बोला कुछ नहीं। वो शायद इस सेलफोन के सिस्टम में कुछ चेकिंग कर रहा था। सार्क सब कुछ देख रहा था कि सभी वापस आ गए। सार्क ने इन्फॉर्म किया। ओके, जैक ने उसे उंगली के इशारे से पीठ मोड़ने का कहा। शायद वो पासवर्ड अटैच कर रहा था। सार्क मुड़ गया। जैक ने पासवर्ड ऐड किया और सार्क को दोबारा रुख मोड़ने गया कहा। सर, आपको बुरा ना लगे तो एक बात कहूँ? सार्क ने कुछ झिझकते हुए पूछा, क्योंकि आज तक कभी खुद से उसने कोई सवाल नहीं किया था। आज मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा। करो। जैक ने सेलफोन कंप्यूटर से अलग किया। सर, सबने आपके खिलाफ बयान दिया और पुलिस भी काफ़ी मुस्तैदी से आपको ढूंढ रही है। आप किस तरह निकलेंगे इस केस से और कब तक इस तरह छुपेंगे? इस तरह हमारी साख पर असर पड़ सकता है, सार्क ने बताया। मुझे 1% भी फ़र्क नहीं पड़ता कौन मेरे साथ है कौन नहीं, और तुम सब में से जो असील है वो मेरे पास है। हालांकि मैंने उसको कुछ नहीं दिया। दूसरी बात, मेरी साख को इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये बात मत सोचो। मैं चाहूँ दो दो ब्लास्ट करके पुलिस की तवज्जो दूसरी तरफ माइल कर दूं और फिर कमिश्नर के हाथ जो लगा है वो सब रातों रात गायब हो सकता है। क्या रातों रात कमिश्नर मर नहीं सकता? उसने उसने आईब्रो चुकाई। बाकी रही बात मेरे छुपने की, तो मैं कुछ वक्त तन्हाई में रहना चाहता हूँ। उसने उसको तफसील दी। ये पहली बार ही हुआ था, क्योंकि आज से पहले ना ही सार्क ने कभी सवाल किया था और ना ही जैक किसी भी बात को किसी को जवाब देता था। लंच का अरेंज करो, उसने हुक्म दिया और वहां से उठकर अंदर कमरे में आ गया जहां अभी पल शोक शोक में कड़ी बर्फ को देख रही थी। जैक ने टेम्परेचर चेक किया जो माइनस की तरफ जा रहा था। उसने हीटर की स्पीड तेज की और उसके पीछे खड़ा हुआ। एक हाथ बढ़ाकर उसने खिड़की पर पर्दा डाल दिया। पर्ल मुड़ी उसको अपने इतने करीब देखकर कुछ परेशान सी दिखने लगी। ये तुम्हारा मोबाइल। जैक ने उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाया। पर्ल ने एक नज़र उसको देखा और दिल जोरों जोर से धड़कने लगा। वो संजीदगी से मगर आंखों में खुमारियों से तक रहा था। मैं मैं इतना महंगा मोबाइल कभी यूज़ नहीं किया। पर्ल को झिझकती हुई से बोली। मैं चुका दूंगा, तुम जैक्स रोबो की लेडी हो, तुम्हें सब आ जाएगा। उसने आंख मारी। पर्ल ने निगाह झुका ली। मगर एक शर्त है। जैक उससे दूर हुआ था और बिस्तर पर बैठ गया। वो क्या? पर्ल ने जानना चाहा। मैं तुम्हें कुछ दूंगा, बदले में तुम मुझे क्या दोगी? उसने सौदाबाजी शुरू की। एमा को भी तो इतनी तारीफ देते थे, उससे क्या लिया था? पर को याद आया एमा के क्राउन के पीछे उसने क्या कुछ नहीं किया था। जैक का मशहूर गुण कहकर कमरे में गूंजा। तुम्हें क्या पता? वो मायने के हिसाब ने अल्फाज दबा गया। पर ने गुस्से से मोबाइल वापस उसके पास पटक दिया और पर्दा भी खींच दिया ताकि वो बाहर के मंजर देख सके। जैक ने अपनी हंसी को दूर किया और उठकर पीछे से उसको अपनी बाजुओं की कुछ नरम सी सख्त सी गिरफ्त में भर लिया। मैं तुमसे छुपा हुआ नहीं हूँ, फिर भी नाराज हो रही हो। जानती हो आज तक मैंने किसी को लिखा, किसी को मनाया नहीं है। उसने पर्ल की उंगली से शीशे पर पीजी लिखा। तुम मुझ पर मेहरबानी क्यों कर रहे हो? उसने उसकी अब सख्त हुई गिरफ्त को ढीला करना चाहा मगर मुकाबले भी तैयार नहीं था। क्योंकि तुम खुद फंसी हो मेरे शिकार में। यूनो तुम वो वाहिद शिकार हो मेरा जिस पर जैक की निगाह पड़ी थी। नहीं,
पढ़वाई है तुमने? उसने बताना ज़रूरी समझा। आपकी उल्टी-सीधी बातों की मुझे समझ नहीं आ रही, मुझे भूख लग रही है। उसने अपने गोल्डन बालों को कान के पीछे किया। मुझे खा जाओ, माइंड नहीं करूँगा। जैक ने मुस्कुराते हुए आँख दबाई जबकि पल ने गहरा सांस भरा। ओके ओके, चलो मेरे मुलाज़िमों ने कुछ तो बनाया होगा। उसने उसके शाने पे हाथ रखकर खुद से करीब किया, जबकि पल घूमकर उसके बाजू की ग्रिप से निकल गई। और भी सब होंगे। उसने सांस दिलाया और बाहर निकल गई। तो जैक ने हैरानगी से पूछा और उसके पीछे आया। गुड इवनिंग मैम, मुलाज़िमों ने कहा, जबकि पल कन्फ्यूज सी होगी। इतनी इज्जत, इतना ऑनर तो उसे कभी मिला ही नहीं था। उसने पलट के जैक को देखा जो मुस्कुराने पर इक्तफा कर जो रहा था। इवनिंग, वो मध्यम आवाज़ में बोली और जल्दी से चेयर पर बैठ गई। मुलाजिमा ने उसके आगे नूडल्स का बाउल रखा। वो बच्चों की तरह खुश होने लगी और बाउल अपनी तरफ खींच के उसने खाना भी शुरू कर दिया, जबकि सार्क ने चेक के आगे आगे सारा उसका पसंद का फूड रखा जिसमें करीब सभी डाइट फूड था। जब उसके पेट को तसल्ली होगी कि अब कुछ बच चुका है तो उसने सर उठा कर देखा। जैक बहुत आहिस्ते से उसको ही देख देख कर खा रहा था। पल को शर्मिंदगी हुई, वो क्या सोचेगा, वो कितनी भूखी है, कितने दिन से नहीं खाया था। जैक ने पूछा, आपने जब जबरदस्ती उठवाया है तब भी खाना ही खा रही थी? उसने टिश्यू से मुंह साफ करते कहा और जैक को देखने लगी जो सर हिला के खाना खा रहा था। वो बिलाशिबा बेहद शानदार शख्स था कि निगाह उस पर उठने के बाद पलट नहीं सकती थी और उसे पूरा पूरा अंदाज़ा भी था कि वो क्या है। तभी पल का खुद पे फोकस देकर वो अपनी हंसी दबा कर खाना खा रहा था। जैक ने सर नीचे किए ही अपने हाथ में मौजूद चाइनीज़ स्नैक्स जिनसे चाइनीज़ स्टिक्स जिनसे वो खाना खा रहा था उसको बाउल पर बजाया तो पल चौंक उठी। जैक ने पानी का गिलास मुंह से लगाया जबकि पल शर्मिंदा सी सर भी नहीं उठा पा रही थी। सो के जैक ने उसके हाथ पे हाथ रखा। बहुत बदतमीज हैं आप, उसने गुस्से से कह दिया। मुलाजमों ने चौंक कर पल को और फिर अपने सर को देखा तो शायद इस जिंदगी में इतना हंसे हों। विलियम के कहके में ड्राइवर का भी शामिल था। दोनों ने वाइन के गिलासों को एक दूसरे के साथ टकराया, उसको उसी के शहर में बंद कर दिया। यार कमाल किया तुमने भी, विली ने दाद दी। यकीन मानो कुछ ठंड सी पड़ी है सीन में। विलियम ने गिलास का बड़ा सारा घूंट भरा। उसकी बहन चाहिए मुझे इस बदले में, ड्राइवर ने संजीदगी से कहा। कौन सी? विलियम ने हैरानगी से उसको देखा। चैंजी, ड्राइवर ने बताया। ओह, विलियम फिर संसार और ग्लास भरने लगा। वो तो यहाँ है नहीं तो तुम्हें क्या फिक्र है, जाओ ऐशी करो, विलियम ने कहा तो ड्राइवर ने ग्लास टेबल पर पटका। ठीक कहते हो, चेक कौन सा यहाँ है? ड्राइवर को भी अंदाज़ा हुआ और उसने अपने खास मुलाजिम से अपना प्राइवेट जेट रेडी करने को कहा और अपने शैतानी इरादों के साथ वो वेला की जानिब चल दिया। सिर्फ 15 मिनट में वो न्यूयॉर्क में था। ब्लैक पूरी ड्रेसिंग में वो मास्क लगाकर बिल्कुल छुप चुका था, गोया उसकी शिनाख्त भी मुश्किल हो रही थी। मुख्तलिफ टैक्सियों से वो वेला के बैक हिस्से में पहुंचा तो अफसोस यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था। सामने फ्रंट पर ही एक डोर था मगर वो सामने से अंदर नहीं जा सकता था। उसने एक दीवार पर हाथ रखा कि उसे ज़ोर से झटका लगा और वो पीछे हटा। लबों पर मुस्कुराहट जाएगी। ग्रेट जैक्स रोबो, तुम इतना आसान हद भी नहीं हो, उसने दिल में सोचा और अपनी पैंट में से कुछ निकाल कर उसने दीवार से अटैच किया तो एक सर्कल सा उस हिस्से में बन जाता। उसी तरह वो उस डिवाइस से उस लेयर को काटता दीवार पर चढ़ा। मगर ये इतना आसान भी नहीं था। स्कैन कैमरा जिसकी रेस चारों तरफ घूम रही थी इस तरह से गुजरती तो उसके काट कर चली जाती और वो इतना बेवकूफ़ नहीं था। वो जल्दी से अंदर कूदा और झाड़ियों की ओट में हो गया। रेड लेजर्स वहाँ से गुजर कर आगे निकल गई। उसने सूखा सांस लिया। सिर्फ 5 सेकंड्स में वापस उसके पास से गुजरती तभी वो स्क्रॉल करता उस रेस से आगे निकल गया और इतने में ही वो पसीना पसीना हो गया। ये काफ़ी टफ टास्क था और ये मुमकिन था कि इस खेल में वो पकड़ा जाए। उसने आंखें झाँके जल्दी से वो एक दीवार की ओट में हुआ। बिल्कुल उसके ऊपर चैंजी का कमरा था और इससे पहले भी वहाँ तक पहुँचा था। लबों पर शैतानी से भरपूर मुस्कान लिए उसने ऊपर देखा जहाँ लाइट्स ऑन थी। ये सब काले कपड़े में ही रहते हैं। उस वक्त जैक के बाजू में दबी लाउंज में बैठी थी। जैक सामने स्क्रीन पर मूवी देख रहा था जहाँ पर
जो बार-बार घबरा रही थी। जैक को उसने कुछ देर पहले इन सब की पीठ मुड़वाने का कहा था और हैरत-अंगेज़ तौर पर उसने उसकी बात मान के उन्हें पीठ मुड़वाने का ऑर्डर दिया। अब वो कुछ मुतमईन लग रही थी। उसके सवाल पे हाँ, क्योंकि सब मेरे मुलाजिम हैं। एक्टिव, अट्रैक्टिव, उसने मुस्कुराकर तफसील दी। कहाँ अट्रैक्टिव है? कोई रंग होता है ये काला भी? उनका यूनिफ़ॉर्म येलो होना चाहिए। वो दबा-दबा वो दबा-दबा हँसी, जबकि जैक को उसके इरादे नज़र आ रहे थे। वो जिस तरह उसके साथ नरमी बरत रहा था, उतना ही फैल रही थी। आज पूरे दिन वो पल के साथ अपना मिजाज और तरीक़ाकार से बहुत अलग-थलग बंद कर रहा था। इसरार और उसे ऐसा करने में मज़ा भी आया। बार-बार उसकी हरकतों पर वो हैरान से जिस तरह उसका मुँह देखती, जैक का बार-बार खहखहा निभाने का दिल करता। खुद अपने ऊपर भी हैरान था, मगर ज़्यादा नहीं। वो अपनी आदत, अपनी हरकत से अच्छे से वाकिफ़ था और कहीं से भी वो निगाह नहीं चुरा सकता था। येलो, पीला, चोकर लगेंगे जैक के गार्ड्स ने उसने मोबाइल उठाकर देखते पूछा, जबकि बड़ ने मुँह बनाया। जैक ने झुककर उसको देखा, ये जाने बिना कि जितना वो देर कर रहा है, उसका उतना नुकसान हो सकता है। बल्कि ये अदाकारी पर वो हंसने लगा और ज़बरदस्ती से जुसारत कर डाली। लिटिल गर्ल, मैं अपने गार्ड्स को येलो कपड़े पहना सकता हूँ, खुद नहीं पहनूंगा। मेरी तरफ अपना रुख मत करना। उसने गोया पहले ही वार्न कर दिया, जबकि गार्ड्स ने हालत में हंसी फंसी घूरते निकलते एक दूसरे को देखा। नहीं, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं लगता ये सब, और ना आप। ये तो बस आप मेरी साइड से इम्प्रेस हो गए। बाद में आप वही होंगे जो एमा पर दिलो जान से फिदा रहता है, जो सबको अहमियत देता है सिवाय मेरे। पर उसका शाना उसका हाथ हटाया और उससे दूर होती टेबल पर बैठकर उसको देखने लगी। जैक की ब्राउन दिलकश कुछ बेबाक नजरें उसको कंफ्यूज कर रही थी, पर यूं ही बैठी पॉपकॉर्न खाने लगी। जैक ने टेबल पर से टांगें हटाई और उसकी कमर में हाथ डालकर एक झटके से उसे अपनी जानिब खींच कर उसकी गोद में आ गिरी। पहली बार मेरे लिए कुछ बोला है तो सबकी अहमियत मिट्टी हो गई है। अब तुम्हारे सामने। उसके गाल को नरमी से छूता बोला। झूठ बोल रहे हैं आप। वही हैं जिसने मुझे मारा है। आपके पैंट में मौजूद बेल्ट ने, आपके पाँव के नीचे पहने जूते ने और आपके दांतों ने, इन सब ने मुझे बेपनाह तकलीफ दी है। पर भीगी नजरों से उसको देखने लगी। चेक पे उसी की तरफ देख रहा था। अभी वो कुछ बोलता कि उसके सेल में फिर से ब्लिंक करने लगा। जैक ने पलट की गाल को नरमी से छुआ और सेल उठा कर देखा। पलट की भी निगाह उसके सेल पर थी। जैक को सब नजर आ रहा था कि वेला में कोई दाखिल हो गया है। जैक के चेहरे पर सख्ती छा गई। पलट खुद ही उसके पास से हटी। जैक ने दूसरा सेल उठाया और नंबर डाल किया। स्टीफन कॉल पिक नहीं कर रहा था। रास्कल, पिक द फोन, वो चिल्लाया। वो जो कोई भी था जिनसी के कमरे की तरफ जा रहा था, पर उसे देख रही थी। वो परेशान हो रहा था, वो कॉन्शियस हो रहा था और स्टीफन बुला कर फ़ोन उठा लिया। यू बास्टर्ड, नींदें पूरी करो। वेला में कोई है और अगर चैन से कुछ हुआ तो तुम्हें। स्टीफन, मैं बीच में से चीर दूंगा। वो दौड़ा। स्टीफन की नींद भाग से उड़ी। वो फिर जगह से उठा। चेक, मैं देखता हूँ। जैक ने कॉल बंद नहीं की। वो बालों को मुट्ठियों में जकड़े स्टीफन को देख रहा था। स्टीफन ने लाइट जलाना मुनासिब नहीं समझी और इस हवेली को तलाश करता दीवारों की ओट में अकाबी नज़रों से देखता जा रहा था और अचानक उसकी नज़र सिया लिबास में मौजूद पुश्त पर पड़ी। डोंट शूट, चेक की आवाज़ उसके कान में सुनाई दी। स्टीफन ने शूट नहीं किया, अलबत्ता उसके पीछे आया। दूसरी तरफ से डेविड को भी किसी का एहसास हो गया था, यानी वो फंस चुका था। चेक इतना भी सोया हुआ नहीं था। डेविड को एहसास हो गया। पीछे मुड़ना उसके लिए महाल था। उसने जेंजी के रूम में जाने का रास्ता बदल दिया। वो दोबारा नीचे की तरफ चलने लगा। अगर वो भागता तो मुकाबिल वो को अंदाजा हो जाता और वो उसे शूट भी कर सकता था, जिससे वो बेबस हो जाता। तभी वो इधर उधर झांकता ही पोज करने लगा। वो कुछ तलाश कर रहा है और इसी तरह वो लॉन में उतर गया। उसे पता चल गया था तुम उसे पता चल गया है तुम उसके पीछे हो। जैक ने स्टीफन को बताया। तो मुझे शूट करना चाहिए, स्टीफन दांत बेच कर बोला, जबकि जैक ने नफी की। उसे जाने दो, वो मुझे मुझे देखना है वो कैसे आया था। जैक ने कहा तो स्टीफन दूर ही रुक गया, जबकि डेविड दीवार पे चढ़ा। उसने वो आला निकाला और उसे वो मार आला मार के लेयर कटी। शूट। जैक की आवाज़ पर स्टीफन ने शूट किया और आला डेविड के हाथ से गिरा और लेयर से उसका हाथ बुरी तरह जला। की तकलीफ से तिलमिलाया और भागा, जबकि स्टीफन ने वो भागकर आला हाथ में उठाया। डेविड उसके चिल्ला की बकलिस्ता वहां से भागा। कोई उसके पीछे नहीं आया था। वह हैरान था
स्मार्ट मैन। स्टीफन मुस्कराया। आई नो आई एम स्मार्ट, मगर तुम स्मार्ट नहीं हो। तुम्हें मज़ीद प्रोटेक्शन विला को देनी होगी। उसने ऑर्डर दिया। यस सर, स्टीफन ने कहा और वो आला जेब में डालता अंदर चला गया। उसे अंदाज़ा हो गया था जैक वाकई नहीं सोता। उसके हर हर अमल पर अब जैक की नज़र होगी, क्योंकि वो अब उसे दोस्त की हैसियत से ट्रीट नहीं करेगा, और वो हक रखता है क्योंकि स्टीफन ने उसके साथ अच्छा किया भी नहीं है। अच्छा तो जेंजी और माइन ने भी नहीं किया, मगर वो उनकी फिर भी सपोर्ट कर रहा था क्योंकि वो किसी को अपनी कमज़ोरी नहीं देना चाहता। तभी वो एक्टिव था, और एक्टिव तो वो हर सिचुएशन में होता था। जैक ने सर उठाया, उसके बाहर निकलती आंखें देखी। वट वो शनाख्ता वो शाने झुका कर बोला, ये सब आपने किस तरह सोचा और सब भागने क्यों दिया? वो तुम्हारे जेंसी पर अटैक कर सकता है। पर परेशानी से बोली। वेट वेट अ सेकंड यूआइनस, आपके ड्रेसेस आ गए हैं, पहले वो पहन कर दिखाएं। जैक ने मोबाइल पीछे फेंका और उसको बाजू में भर लिया। पल को शर्म सी आई। मुझ पे इतने मेहरबान मत हो, उसने कहा। जैक ने उसके अपने गाल पर हाथ रखने का इशारा किया, जिसको पल किसी ट्रांस किसी कैफे में करती गई। सार उनके कपड़े लिए अंदर नौकरता दाखिल हुआ, पर उसकी मंगाई हुई शॉपिंग देखने लगी। उसे खुशी हो रही थी, जैसे गुजरे दिन जो उसकी रफाकत में गुजारे वो नाइटमेयर की तरह थे, और हकीकत तो ये थी जो उसके सामने थी। जैक ने उन सब में से एक स्लीवलेस मैक्सी उठाई जो गोल्डन कलर में बेहद खूबसूरत थी। यू नो माई बेस्ट फोटोग्राफी मैं बेस्ट फोटोग्राफी करता हूँ, उसने पल की जानी वो ड्रेस बढ़ाते उसको बताया। पल ने वो ड्रेस थामते हुए घड़ी की जानिब देखा। रात के 2 बज रहे थे। जैक स्ट्रॉबर्ग साथ तो पल को भी नींद नहीं आ रही थी। पल अब भी उसी की तरफ देख रही थी। अब तुम ये ड्रेस वेयर करो, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी की बेस्ट पिक्स तुम्हें दिखाऊंगा। उसने उसके चेहरे पर झुककर भरपूर जसारत की, जिससे पल सुन सी रह गई। जैक हंसिया। 10 मिनट, ओके। उसने घड़ी की तरफ इशारा किया और बाहर निकल गया। पर उसके सास के साथ खड़ी थी, अपने लबों पे उंगली टका कर वो अपनी उंगलियों को घोरने लगी। क्या वो नाइटमेयर था या कोई ख्वाब था? वो भी पलकों से वो वो भी पलकों से सोचने लगी। अगर ये ख्वाब है तो मैं इस ख्वाब में से जागना नहीं चाहती, और अगर ये हकीकत थी जिससे वो गुजर के वो आई थी, तो वो दोबारा उस जगहों से लौटना इस जगहों से लौटना नहीं चाहती थी। दिल में खुदकुशी सी होने लगी। वो खुद को संभालती वॉशरूम में चली गई। इतना बड़ा जख्म उसके बाजू पर लगा कि वो तकलीफ से दोहरा रहा था। तुम्हें किसने कहा था बिना एहतियात के जाओ? विलियम उसको तकलीफ से तड़पता देख रहा था। मुझे किसने बताया था? उसने ये सब किया हुआ है। डेविड विलियम पर धड़ा, जबकि विलियम खामोश हो गया। वो उसका काम कर रहा था, तभी विलियम उससे बिगाड़ नहीं सकता था। अभी तुम्हें वक्त लगेगा, ये जख्म काफ़ी गहरा है, विलियम ने कहा, जबकि डेविड कोई जवाब नहीं दिया। अलबत्ता वो बेहद गुस्से का शिकार था। तुम देखना, इस मछली को तो कदमों तले रौंद कर रखूंगा, वो दांत पीस कर बोला। विलियम उसकी जानिब देखने लगा, जबकि डेविड ने मुठ्ठियां भींच ली थी। मैं सोच रहा हूँ जैक्स रोबो चुपकर बैठने वाला इंसान ही है, उसमें कोई राज है, विलियम ने कहा। डेविड भी पर सोच हुआ। वो चुकन्ना है। उसे मालूम नहीं होगा कि उसके पीछे कौन है, मगर फिर भी वो मुझे देख चुका है। डेविड ने संजीदगी से नजरें घुमा ली। डेविड की निगाहों में एक बार फिर जेंजी का वजूद उभरा, और फिर उसने अपने जख्म को देखा। तुमने बहुत गलत किया जैक्स रोबो, मैं तुम्हें वहां मारूंगा जहां तुम्हें पानी भी नहीं मिलेगा। डेविड ने दिल में सोचा, और वाइन का गिलास पूरा का पूरा हलक में उतार गया। ध्यान से भाई, तुम्हारा तो बस नहीं चेहरा। जैक्स रोबो को शूट कर दो पल में। विलियम हंसा। ऐसा ही होगा, मगर मैं उसे शूट नहीं करूंगा, मैं उसे सिसका कर मारूंगा। डेविड ने उसको जताया। उस पर किसी एक इंसान का उदाहरण नहीं, बहुत सौ का उधार है। विलियम ने सर झटका, और दोनों अपनी अपनी सोच में मगन हो गए। मैं कल फिर जाऊंगा, डेविड ने अचानक कहा। विलियम उसको हैरानगी से देखने लगा। मैं उसे पागल कर देना चाहता हूँ, और कहका लगाकर हंसता चला गया।